राष्ट्रवाद। सोचिए, एक ऐसा आइडिया जिसमें इतनी ताकत हो कि वो बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दे और नए देशों को जन्म दे दे। 19वीं सदी में इसी एक विचार ने यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, और सच कहूं तो इसकी गूंज आज भी हमें पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली विचार के जन्म और इसके असर की कहानी को समझते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर रुकते हैं। हम सब राष्ट्र या देश शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, पर असल में एक राष्ट्र होता क्या है? क्या यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर कुछ और? तो ये समझने से पहले कि देश कैसे बने, ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा विचार था, वो कौन सी सोच थी जिसने इस पूरी प्रक्रिया को हवा दी। ये कहानी है राष्ट्रवाद के जन्म की। तो आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये अपने देश के लिए वफादारी, गर्व और समर्पण की एक भावना है। मतलब एक ऐसी सोच जिसमें हम अपने देश की संस्कृति और उसके हितों को बाकी हर चीज से ऊपर रखते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही धर्म को मानने वाले लोग मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। लेकिन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन, जिन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उनके हिसाब से राष्ट्र सिर्फ इन चीजों से नहीं बनता, बल्कि ये तो एक साझा विरासत है, एक साथ मिलकर बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा है। ये एक तरह का आध्यात्मिक सिद्धांत है जो बलिदान और समर्पण के लंबे अतीत से पैदा होता है। तो सवाल ये उठता है कि किताबों में लिखा एक विचार एक राजनीतिक हकीकत कैसे बन जाता है? इसका जवाब हमें मिला फ्रांस में, जहां एक क्रांति ने इस विचार में मानो आग लगा दी और इसे पूरे यूरोप की सच्चाई बना दिया। देखिए, 1789 से पहले फ्रांस का हाल ये था कि वहां एक राजा का निरंकुश शासन चलता था। लेकिन फिर उस साल क्रांति की एक ऐसी लहर उठी जिसने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने मांग की कि सत्ता राजा के हाथ से निकलकर हम आम नागरिकों के हाथ में आनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? क्रांतिकारियों ने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर एक सामूहिक पहचान बनाई। शाही झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया। पुरानी संस्था की जगह नागरिकों की नेशनल असेंबली बनी। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए और फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा बना दिया गया। यानी हर कदम एक फ्रांसीसी राष्ट्र बनाने की तरफ था। और इसके बाद एंट्री होती है नेपोलियन की। और विडंबना देखिए, जिस आदमी ने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म किया, उसी ने अनजाने में अपने विजय अभियानों के दौरान क्रांतिकारी विचारों को पूरे यूरोप में फैला दिया। उनका 1804 का जो नेपोलियनिक कोड था ना, वो अपने आप में ही क्रांति था। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर खड़ा कर दिया, प्रॉपर्टी का अधिकार पक्का किया, और सबसे बड़ी बात, सामंती व्यवस्था को, यानी वो पुराना जमींदारी सिस्टम, उसे जड़ से ही उखाड़ फेंका। इन सुधारों ने उन इलाकों में भी राष्ट्रवाद के बीज बो दिए जिन पर नेपोलियन ने कब्जा किया था। तो अब जब यूरोप में राष्ट्रवाद की हवा चल पड़ी थी, तो चलिए देखते हैं कि कैसे दो बड़े देश, जर्मनी और इटली, इसी विचार की बुनियाद पर खड़े हुए। जर्मनी को एक करने का शहरा जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क के सर। वो एक कमाल के डिप्लोमैट थे और उनकी रणनीति पुरानी सारी कोशिशों से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल हटके। देखिए, उनसे पहले संसद में भाषणों और बहसों के जरिए जर्मनी को एक करने की बहुत कोशिशें हुई थीं, पर सब नाकाम रहीं। तो बिस्मार्क का सीधा सीधा हिसाब था कि समय के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से हल नहीं होते, बल्कि लौह और रक्त से होते हैं, यानी सैन्य ताकत और युद्ध से। तो क्या इन दोनों महान राष्ट्रों के बनने का रास्ता एक जैसा था? बिल्कुल नहीं। एक तरफ था जर्मनी, जहां बिस्मार्क ने प्रशिया के नेतृत्व में लौह और रक्त की नीति अपनाई, यानी जंग और ताकत का रास्ता। तो दूसरी तरफ था इटली, जहां कैवर, मेज़िनी और गैरिबाल्डी जैसे नेताओं ने कूटनीति और क्रांतिकारी विद्रोहों दोनों का मिला जुला रास्ता चुना। लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ नेताओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये कहानी है आम लोगों की भी, उनकी संस्कृति की और उन प्रतीकों की जिन्होंने इस विचार को लोगों के दिलों में जिंदा रखा। अब देखिए, राष्ट्र या देश जैसी बड़ी बड़ी बातों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसका एक तरीका निकाला गया, उन्हें एक इंसान का रूप देकर। ये हैं फ्रांस की मारियान। उनकी लाल टोपी और ये तिरंगा आज़ादी और गणतंत्र के प्रतीक बन गए, जिन्हें देखकर हर फ्रांसीसी को अपनेपन का एहसास होता था। और ठीक इसी तरह जर्मनी की पहचान बनी जर्मेनिया। वो ओक के पत्तों का मुकुट पहनती हैं जो बहादुरी की निशानी है, और उनके हाथ में जर्मन राइन नदी की रक्षा के लिए एक तलवार है। इन प्रतीकों ने लोगों के मन में एक मजबूत साझी पहचान बनाई। अच्छा,
इन सभी राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं के रोल को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि वो हर कदम पर साथ थीं। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार छापे, मीटिंग्स में हिस्सा लिया और आज़ादी और राष्ट्र के विचारों को जोरदार आवाज़ दी। लेकिन इतनी मेहनत और भागीदारी के बावजूद हुआ क्या? जब अधिकार देने की बारी आई तो उन्हें किनारे कर दिया गया। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। यहां तक कि जब फ्रैंकफर्ट में संसद बैठी तो उन्हें बराबरी का हक नहीं, सिर्फ दर्शक बनकर बैठने की इजाजत मिली। ये एक कड़वी सच्चाई है। और यही हमें राष्ट्रवाद का दूसरा अंधेरा चेहरा भी दिखाई देता है। जहां एक तरफ इसने जर्मनी और इटली जैसे देशों को जोड़ा, वहीं बाल्कन जैसे इलाकों में जहां कई अलग अलग जाति के लोग रहते थे, इसी विचार ने लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। यहां राष्ट्रवाद जलन और लड़ाई झगड़े की वजह बन गया और इस तनाव की आग पहले विश्व युद्ध तक जा पहुंची। तो हमने देखा कि राष्ट्रवाद एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ ये देशों को जोड़ता है तो दूसरी तरफ ये बंटवारे की वजह भी बनता है। तो सोचने वाली बात यह है कि 19वीं सदी का ये विचार, जो देशों को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, आज हमारी दुनिया को किस तरह से आकार दे रहा है।